दोस्तों नमस्कार, आपका हमारा इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट और टेट का मैथमेटिक्स। तो चलिए हम आ जाते हैं वास्तविक संख्या और स्थानीय मान के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि वास्तविक और स्थानीय मान क्या होते हैं। तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में से किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है, और इस अंक के बाद जितने संख्या में और अंक है उतना ही जीरो हम लिख देंगे। जैसे चलिए संख्या देखते हैं 38,549 में इस 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम देखिए आपको समझाया गया कि 5 ही लिखना है, तो 5 हमने लिख दिया। और 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 5 के दाहिने ओर में जितने संख्या है, तो 5 के दाहिने ओर में 2 संख्या है तो हम 2 जीरो लिख देंगे। इस प्रकार 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान 8 लिखने के बाद 8 के बाद 3 ठो जीरो है, तो 3 ठो जीरो यानी 8000 हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान, तो 3 हम लिख देंगे, और 3 के बाद देखिए 4 जीरो है, 3 के बाद 4 अंक है तो हमने 4 जीरो लगा दिया। तो इस प्रकार स्थानीय मान आप समझ गए होंगे। इसके बाद वास्तविक या अंकित मान क्या होता है इसके बारे में समझें। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान या अंक वही होता है जो पूछा गया हो आपको एग्जाम में। तो चलिए जैसे फेस वैल्यू, किसी का चेहरा तो बदलता नहीं, चेहरा वही रहता है, तो इस प्रकार फेस बदलता नहीं। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान या अंकित मान वही होता है जो पूछा गया है। जैसे संख्या 38,549 में ले लीजिए, 5 का अंकित मान जो फेस वैल्यू निकालना है, तो हमने देखा 5 का स्थानीय मान तो नहीं है, इसमें 5 का अंकित मान है, तो 5 का अंकित मान 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का अंकित मान, तो 8 का अंकित मान या वास्तविक मान 8 ही होगा। इसके बाद महत्तम समावर्तक HCF उस बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरे तरीके से विभाजित कर दे, वो HCF या महत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसे 15, 20 और 60 का HCF क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या से उसमें बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे, फिर जो शेष आएगा उस शेषफल से बड़ी संख्या को भाग देंगे, उसके बाद जो भागफल आएगा वही हमारा HCF होगा। यहाँ देखिए 15 और 20 का HCF ज्ञात किया है, तो 15 और 20 का HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए 15 एक है 15, यहाँ पर एक छूट गया, 15 एक है 15 और यहाँ पर शेषफल 5 बचा है, और जो बड़ी संख्या 60 हो गया, इसको भाग करते 5 से यदि भाग लग गया तो 5 का पहाड़ा 12 और पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें अतः 15, 20 और 60 का HCF 5 हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा सीटेट या टेट में। इसके बाद आते हैं हम लघुत्तम समावर्त यानी LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जानते हैं। LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में पूरे विभाजित हो। ध्यान रखें यदि HCF देखने को मिलेगा तो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या, और LCM होगा तो छोटी से छोटी संख्या। तो चलिए 12, 15 और 20 का LCM क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करेंगे यानी विभाजित करेंगे। अगर दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या विभाजित हो गई तो वही हमारा LCM होगा। अगर उनसे विभाजित नहीं होती है तो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे, अगर हो गई तो वही इन संख्याओं का LCM होगा। अगर नहीं हो तो फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, जब तक विभाजित ना हो हम पहाड़ा पढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार 12, 15 और 20 का LCM, जैसे यहाँ देखिए 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार, तो हो जाएगा 20 गुने 3 बराबर 60, और 12 गुने 5 बराबर 60, और 15 गुने 4 बराबर 60। यहाँ 20 के पहाड़ा में और 12 के पहाड़ा में और 15 का पहाड़ा कॉमनली 60 है। तो इस प्रकार यहाँ देखिए 60, 60, 60, तो 20, 12 और 15 का LCM जो है 60 ही होगा। LCM ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका ये भी है भाग विधि, वो था गुणनखंड या पहाड़ा विधि, और ये है भाग विधि। 12, 15 और 60 का हम LCM करते तो सबसे पहले कॉमनली 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 2 6 के 12, 15 का 2 से पहाड़ा से भाग नहीं लगेगा, 2 से हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30। इसके बाद देखिए 2 से लगा है, फिर तो 2 तिया 6 और 15 नहीं है 2 के पहाड़ा में, इसके बाद 30 का आधा 15 हो जाएगा। इस प्रकार अब देख रहे हैं 2 से भाग नहीं होने वाला है, तो 3 से क्या है, तो 3 एक है 3, 3 5 6 15 और 3 5 6 15। इसके बाद यहाँ 5 से देखिए दोनों भाग लगने वाला है, तो 5 से लगा दिया, 5 एक है 5, 5 एक है 5। इस प्रकार 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो हमें 60 उत्तर प्राप्त हो गया।
तो अतः हम कह सकते हैं कि 12, 15 और 60 का एलसीएम 60 ही होगा। इसके बाद सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा सार्वगुणज पता करने के लिए हम उन संख्याओं का, यदि हमको जो सवाल में पूछा गया उस सवाल का यानी उस क्वेश्चन का हम एलसीएम करते हैं तो सबसे छोटा सार्वगुणज हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड पता करने के लिए उन संख्याओं का हम एचसीएफ करेंगे तो हमें सार्वगुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक टाइप क्वेश्चन पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सवाल में दिया रहेगा कुछ संख्या और उसके गुणनखंड की संख्या पता करने के लिए देगा। तो गुणनखंड की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन संख्याओं का एलसीएम करेंगे। जैसे 105 एक धनात्मक संख्या, इसका पता करने के लिए ये मतलब इसके गुणनखंड की कितनी संख्या होगी, तो सबसे पहले 105 का हम एलसीएम करेंगे। तो इस प्रकार हमें 105 का एलसीएम 3 गुने 5 गुने 7 यानी 7 5 35 दिया 105 प्राप्त हो गया। फिर देखेंगे जो संख्या एलसीएम में यानी 3 एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे और इसके ऊपर यानी पावर हम 1 लिख देंगे। तो हमने लिख दिया क्लियर कि जो संख्या जितनी बार आई हो उसकी पावर हम उतनी बार ही लिखेंगे। 3 हमारे पास देखिए गुणनखंड में एक बार आया है तो 3 पर पावर 1, 5 एक बार आया है तो 5 पर पावर 1 और 7 एक बार आया है तो 7 पर पावर 1 लिखा है। इस पावर में 1 जोड़कर हम फिर इसको गुना करेंगे। इस पावर में 1 यानी हमें पावर में जोड़ना है तो पावर है 1 और 1 जोड़ना है तो 1 1 2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कि पावर है 1 तो 1 में 1 जोड़ेंगे और 7 में भी पावर है 1 तो 1 में 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार 1 + 1 = 2, 1 1 2 और 1 1 2। तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 105 में 105 एक जो ऐसी धनात्मक संख्या है इसकी गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर समझे होंगे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी टेट या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसको मेरा मेहनत का फल मिले। चलिए इसके बाद जो है अगला पॉइंट देखते हैं, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, धनात्मक गुणनखंड का योगफल मतलब एक संख्या दिया रहेगा और उसके गुणनखंड का योगफल पूछेगा। तो चलिए धनात्मक गुणनखंड का योगफल पता करने के लिए सबसे पहले संख्या का हम एलसीएम करते हैं। जैसे 210 का एलसीएम हमें करना है, मतलब 210 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम करते, तो हमने एलसीएम किया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। फिर जो संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर हम उतनी बार लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए गुणनखंड 2 एक बार, इस गुणनखंड में 2 एक बार आया है, 3 भी एक बार आया, 5 भी एक बार और 7 भी एक बार आया है। तो इसकी पावर 2 का पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पर पावर 0 + 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 0 + 5 पर पावर 1 और 3 पर पावर 0 + 3 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 0 + 7 पर पावर 1। आप लोग जानते हैं कि जिन संख्याओं के ऊपर में 0 होता है वो चाहे संख्या कोई भी हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 0 है तो हमने इसका वैल्यू 1 लिखा और 2 पर पावर 1 का वैल्यू भी 2 होगा। तो इस प्रकार 1 + 2 और यहाँ भी 1 + 5 पर पावर 1 है तो 1 + 5 लिखा। उसी तरह 1 + 3 लिखेंगे, 1 + 7 लिखेंगे। इसके बाद इसको जोड़ करके हम आपस में गुना कर देंगे। 2 1 3 गुने 5 1 6 गुने 3 1 4 गुने 7 1 8। तो इस प्रकार इसको हम गुना करते हैं तो 576 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों 210 के एलसीएम करने के बाद हमें जो गुणनखंड आया उसकी पावर जितनी बार जो संख्या है उतनी बार लिखेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट किए। तो यही क्रिया से यदि आप लोग किसी अन्य संख्या को लेकर के देखिए और उसके गुणनखंडों की गुणनखंड का योग ज्ञात करके देखिए, आपको यही उत्तर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार आपको बेहतर से बेहतर और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका ये ज्ञात करने का है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, संख्याओं के प्रकार यानी नंबर्स, काइंड्स ऑफ नंबर्स, जिसमें पहला हो गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 ... इनमें शून्य शामिल नहीं होता है, शून्य को छोड़ दिया जाता है। दूसरी
संख्या है पूर्ण संख्या होल नंबर्स। इन संख्याओं में प्राकृत संख्या और शून्य दोनों शामिल होते हैं। यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? पूर्ण संख्या है। इसके बाद सम संख्या के बारे में जान लें कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब इवन नंबर है, सम संख्या है। इसके बाद विषम संख्या के बारे में जानते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वे विषम संख्या कहलाती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। ये 2 से पूरे विभाजित नहीं होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। तो किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़कर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे 50 का उत्तरवर्ती हो जाएगा, 50 में एक जोड़ने से उत्तरवर्ती 50 का उत्तरवर्ती 51 हो जाएगा। पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रीडिसर नंबर, किसी भी प्राकृत संख्या से एक घटा दीजिए, यानी एक घटा करके जो है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे 50 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 50 में से एक हम माइनस कर लेंगे, तो इस प्रकार हमें 49 जो है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में जान लीजिए। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा, और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। इसके बाद चलते हम अगला पॉइंट पे, अभिगृहित, अवधारणा और प्रमेय के बारे में जान लें। तो सबसे पहले आ जाता है अभिगृहित। अभिगृहित क्या होती है? तो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको सच मान लिया जाता है बिना किसी प्रूफ के। जैसे मान लीजिए 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5। हमने इसको कभी प्रूफ करने की कोशिश की नहीं की, 2 + 2 सीधा हमने मान लिया। तो ऐसी स्टेटमेंट को जिसको प्रूफ नहीं किया जाए, बिना प्रूफ के ही मान लिया जाए, उसे हम अभिगृहित कहते हैं। इसके बाद अवधारणा के बारे में पढ़ें कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है उसको हम अवधारणा कहते हैं। और जब वही कंजक्चर यानी इसको प्रूफ कर दिया जाए, जब अवधारणा को प्रूफ कर दिया जाता है तो वो थ्योरम या प्रमेय बन जाता है, तो वो प्रमेय कहलाता है। चलिए इससे संबंधित एक हम प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए इस कथन को पढ़िए कि अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, या अभिगृहित विशेष प्रमेय है, या अभिगृहित परिभाषा है, या अभिगृहित को सिद्ध करने पर वो प्रमेय बन जाता है। तो हमने अभी तुरंत आपको दिखाया कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच मान लिया जाता है बिना किसी प्रूफ के, तो इनको केवल मान लिया जाता है तो ये अभिगृहित कहलाएगा। तो इस प्रकार इनका उत्तर पहला ही होना चाहिए। तो चलिए पहला में हमने सही का चिन्ह लगा दिया कि अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें सिर्फ मान लिया जाता है। अभिगृहित न तो विशेष प्रमेय है, अभिगृहित न तो कोई परिभाषा है, और अभिगृहित को सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ये इसे सिद्ध करने पर कोई प्रमेय नहीं बनता है। इसके बाद आ जाता है हाफ, थर्ड और फोर्थ कंसेप्ट वाले प्रश्न, यानी 1/2, 1/3 और 1/4 कंसेप्ट वाले प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न को समझाने के लिए जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या बताने के लिए सबसे पहले ऐसी चीज़ जो बच्चे देख सके, छू सके, समझ सके, ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चों को हम बताएंगे। सबसे पहले उसे मूर्त चीज़ों को लेकर के दिखाएंगे, फिर उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे और करेंगे, और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहले चिन्ह बता देंगे और फिर उसको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे और फिर मूर्त चीज़ ला करके देखेंगे। नहीं, सीरियल बाय सीरियल आपको इस प्रकार काम करना है। सबसे पहले मूर्त चीज़ें लेनी है, फिर उस चीज़ के बारे में आपको बात करना है बच्चों से, फिर उसको दिखाएंगे और करेंगे, और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे कि 1/2 ये हुआ, 1/3 ये हुआ, या 1/4 ये हुआ, या 1/5 ये हुआ। चलिए इससे संबंधित एक हम प्रश्न ले लिए हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना समझाने के लिए यानी परिचय देने के लिए एक शिक्षक निम्न क्रियाकलाप की योजना बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करता है? चित्र दिखाता है, जिसमें आधा पर ऑप्शन दिया गया है
कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा बी में ऑप्शन है आधे का चिन्ह लिखता है। फिर बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो एक शिक्षक को निम्न में से किस क्रियाकलाप का कौन सा श्रेणीक्रम अनुक्रम करना चाहिए? तो चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारे मूर्त पदार्थ को आधे में विभाजित करेंगे, यानी बहुत सारे सामान को ला करके दिखाएंगे बच्चों के सामने। तो सबसे पहला हो जाएगा सी। उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना आपको, तो उसके बाद हो जाएगा डी, यानी सी डी। उस सी के बाद हो जाएगा ए, सी ए, और यहाँ पर डी बी। तो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ही सही हो जाएगा, सी ए डी बी। यानी सबसे पहले मूर्त चीज़ों को लाना है, उसके बाद चित्र को दिखाना है। चित्र को दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, कहानी या शब्द के प्रयोग से बच्चों को समझाएंगे और लास्ट में चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा सही संयोजन हो जाएगा सी ए डी बी। मैं आशा करता आप लोग समझे होंगे। इसके बाद आ गया जीन पियाजे साहब। चलिए जीन पियाजे साहब के बारे में जानते हैं। इनका ये कथन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है, फिर उसके बाद वजन और अंत में आयतन सीखता है। आपको यह बात याद रखना कि सबसे पहले बच्चा संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है और उसके बाद वजन और अंत में आयतन। तो पहले संख्याओं का संरक्षण, उसके बाद वजन और अंत में आयतन। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न लिया गया है। प्रश्न में देखिए, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, यानी पियाजे के कंसेप्ट के अनुसार, मापन में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को जरा बताइए, समझाइए या पहचानिए। तो उन्होंने क्या कहा कि संरक्षण यानी संख्याओं का संरक्षण पहले और उसके बाद जो है वजन का और लास्ट में आयतन का। तो सबसे पहले संख्याओं का, उसके बाद जो वजन का और अंत में आयतन का हमने अभी तुरंत देखा है। तो इस ऑप्शन में पढ़िए कि लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। ये तो गलत है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण की समझ से पहले आती है, यानी पहले भार और बाद में आयतन, इस प्रकार कह रहा है। तो आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। और चौथा ऑप्शन है कि भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो आप लोग माथा लगाइए और कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण के पहले है, यानी लास्ट में आयतन है और इसके पहले भार है, उससे पहले संख्या है। तो सही ऑप्शन यानी 2 का ही सही उत्तर सही हो जाएगा। चलिए जीन साहब से एक क्वेश्चन और आ गया। अख्तर कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को भिन्न भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करके रखता है या वर्गीकृत कर सकता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अख्तर किस चरण पर है, किस स्टेज पर है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है या संवेदी गतिक अवस्था में? तो यह बच्चा जो है वर्गीकृत यानी भिन्न भिन्न श्रेणियों में त्रिभुज को रख सकता है। तो इन्होंने पहचानना शुरू कर दिया है। तो इसका हो जाएगा उत्तर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आ जाते हैं हम शिक्षण विधियों पे और शिक्षण विधि को ज़रा समझते हैं, जिसमें क्वेश्चन हमने ले लिया है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की है कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि या निगमन विधि या व्याख्यान विधि? तो यहाँ देखिए कि सीट वितरित करने के लिए बच्चों को दिया गया है, यानी खुद से करने को दिया गया है, यानी आगमन करने को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण की जो टीचिंग जो लर्निंग है सिखाने की, वो आगमन विधि हो जाएगा। मतलब शिक्षण विधियों में ये हो जाएगा आगमन विधि। और आगमन विधि उसको कहते हैं पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम की ओर ले जाया जाता है, तो उसको हम आगमन विधि कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है निगमन विधि। निगमन विधि हम उस विधि को कहते हैं पहले किसी
चैप्टर या किसी क्लास या किसी गणित का नियम सिखाया जाता है, बाद में उदाहरण की ओर ले जाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं निगमन विधि। यानी पहले नियम बताना और बाद में बच्चों से उदाहरण की ओर ले जाना यानी करवाना। तो ये हो गया निगमन और ये हो गया आगमन। तो इस प्रश्न के अनुसार आगमन विधि होनी चाहिए, तो हमने सेकंड उत्तर लगा दिया आगमन विधि। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला विधि, इसमें प्रयोग किया जाता है और व्याख्यान में व्याख्या ये बड़े बच्चों के लिए है। चलिए आते हैं गणित की प्रकृति के बारे में समझते हैं कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है और गणित स्थान, संख्या, मापन, दिशा, मात्रा, गणना आदि का विज्ञान है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है, चिंतित होती है, क्या होती है, तो तार्किक होती है। आपको ये याद रखना है, गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। अब चलिए आते हैं हम एनसीएफ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पूरा एनसीएफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा एनसीएफ को पढ़ने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाएगा, जिसमें पूरा एनसीएफ 180 पेज का है। तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत ये है कि सबसे पहला ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बच्चों को जो आप ज्ञान दे रहे हो, जो शिक्षा दे रहे हो, उसको स्कूल के भीतर ही नहीं रहना चाहिए, उसके ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ लिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ का कहना है कि स्कूल के बाहरी जीवन से बच्चों का शिक्षा को जोड़ा जाए और पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ रटाना नहीं चाहिए, केवल समझाना चाहिए, बच्चों की सिर्फ समझ में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो तो कैसा हो, बाल्य केंद्रित हो, जो बच्चे को अच्छे लगे। पाठ्य पुस्तक जो है पाठ्यचर्या यानी बच्चों को जो भी किताब दिया जाए यानी जो भी बुक दिया गया हो वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, केवल मोटा नहीं होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब बालक के अनुसार होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। चौथा पॉइंट है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को अलग अलग क्रियाकलाप से, अलग अलग गतिविधि से जोड़ा जाए। जहाँ पर भी आप गतिविधि देखेंगे, ये बहुत ही वीवीए पॉइंट है, ये बहुत ही वीवीए है। अलग अलग गतिविधि कहा जाए तो आप सही आंसर वहाँ लगा दीजिएगा। तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को अलग अलग प्रकार की गतिविधि से, क्रियाकलाप से जोड़ा जाए। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, जो देश के ऊपर लड़ सके, देश के ऊपर मर सके। इसके बाद गणित की भाषा महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अंक, नंबरल। यह एक नाम है जो सिंबल नंबर को दर्शाता है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल सिंपल भाषा में होनी चाहिए गणित की भाषा। थर्ड पॉइंट है गणित की भाषा बच्चों को मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित, जहाँ भी दैनिक जीवन आपको देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा दीजिएगा, बाद बाकी हम लोग समझ लेंगे। तो गणित की भाषा बच्चों को मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इसके बाद आते हम समुच्चयन यानी एग्रीगेशन के बारे में जानते हैं। जब दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे हम समुच्चयन यानी एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे 2 पेन प्लस 2 पेन बराबर 4 पेन, 2 बुक और 2 बुक मिला करके 4 बुक हो जाता है। तो हमने एक के साथ एक को जोड़ा है तो इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। और यहाँ देखिए संवर्धन यानी अगमेंटेशन के बारे में जानिए। जब एक चीज़ को दूसरे चीज़ों में बढ़ा दिया जाता है, जैसे दूध में पानी को मिला दिया तो दूध की मात्रा तो वही है लेकिन पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अगमेंटेशन। बच्चे इस दोनों में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अगमेंटेशन और एग्रीगेशन क्या है। तो इसमें जब दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम उसे समुच्चयन या एग्रीगेशन कहते हैं। और संवर्धन अगमेंटेशन जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, जैसे दूध में पानी को मिलाया है तो ये अगमेंटेशन हो गया। इसके बाद आते मुक्त अंक प्रश्न को समझते हैं। जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते वो मुक्त अंक प्रश्न कहलाता है। जैसे वह कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो इनका कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे कोई संख्या जिसको जोड़ने पर, कोई भी दो संख्या जिसको जोड़ने पर हमें सिर्फ 5 पुराना है, तो 2 + 3, 4 + 1, 2.5 + 2.5 तो 5 हो सकते हैं। इसका कई सारे आंसर आ गए। इसके बाद बंद अंत प्रश्न, जिन प्रश्नों का केवल एक यानी एक से अधिक उत्तर ना हो
केवल एक ही उत्तर हो वो बंद अंत प्रश्न कहलाता है। जैसे 5 और 2 को जोड़ने से क्या यानी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 5 और 2 को जोड़ने से केवल एक ही उत्तर होगा, तो ऐसे प्रश्नों को हम बंद अंत प्रश्न कहते हैं, जिसके केवल एक ही उत्तर हो, एक से अधिक उत्तर ना हो। इसके बाद अगले टैप में चलते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है एबेकस। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ देखिए, एक यहाँ पे बॉल इधर है, 2 बॉल इधर है, इसमें 3 है। यदि हम एक इधर को दे दिए तो बच्चों से पूछेंगे अब कितना हो गया, तो कहेगा 2, क्योंकि एक उधर चला गया। तो इसमें इस यानी एबेकस पे बच्चों को बेसिक काउंटिंग, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद आता है जियो बोर्ड। इसके माध्यम से बच्चों को बेसिक ज्योमेट्री यानी छोटे छोटे जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया आदि का ज्ञान दिया जाता है। मतलब केवल 2D शेप का ज्ञान इस जियो बोर्ड पर दिया जाता है, 3D शेप का नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद हम समझते हैं ग्राफ पेपर। इसमें दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाता है। ग्राफ पेपर पर यानी ग्राफ पेपर पर केवल दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाता है, न कि जियो बोर्ड पर होगा और न ही 10 ग्राम पर हो सकता है। तो दशमलव संख्या को पढ़ाने के लिए हम ग्राफ पेपर का ही यूज करते हैं। तो ग्राफ पेपर का यूज डिसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या को पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम 10 ग्राम के बारे में समझते हैं। 10 ग्राम क्या होता है, तो ये जो 10 ग्राम होता है इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। यहाँ देखिए, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और ये वर्ग होंगे, आयत हो गए, त्रिभुज हो गए। तो इसमें छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर को दिखा करके। इसके बाद अगला पॉइंट को देख लें, डॉट पेपर। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ज्योमेट्रिकल शेप्स आदि को पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको हमने मिला दिया ए, इसको ऐसे मिला दिया तो क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। बच्चों को दिखाएंगे, इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ तो ए बन गया। तो डॉट पेपर यानी डॉट पेपर पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, ज्योमेट्रिकल शेप्स, 2D शेप्स का ज्ञान दिया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है। अब चलिए वैन हिले साहब के बारे में थोड़ा जान लेते। ज्यामितीय स्तर उन्होंने दिया था, ज्यामिति के बारे में बताया था। तो ज्यामितीय स्तर, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज, 5 चरण बताए हैं, 5 लेवल दिया है, जिसमें पहला लेवल है 0। लेवल 0 चक्षुषीकरण। इस स्तर में बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देखकर उनकी इमेज अपना माथा में बना लेते हैं और कहीं पर मिला लेते हैं कि वो हमने तो ऐसा स्कूल में पढ़ा था, ईंट के जैसा पढ़ा था या रोटी के जैसा हमने देखा था आकृति। तो इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन यानी उनका पहचान करता है। दूसरा है लेवल 1 विश्लेषण। इसमें बच्चा चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम से जानना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ बच्चा छोटा था, इसमें थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है, जैसे वृत्त, गोला, आयत, वर्ग आदि के बारे में। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, लेवल 2 हो गया। अनौपचारिक निगमन के बारे में बताया इन्होंने कि इसमें बच्चा आकृतियों के बीच अपना रिलेशन यानी संबंध खोजना स्टार्ट कर देता है, संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद लेवल 3 इन्होंने चौथा जो बताया है वो औपचारिक, यानी इस स्तर में बच्चा इन आकृति को फॉर्मूले ढूंढ लगते, आयत के, वर्ग के, वृत्त के आदि के। औपचारिक लेवल में यानी लेवल 4 में वो आकृति के फॉर्मूले ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इन्होंने सबसे लास्ट में जो 5वां लेवल है वो लेवल 4 ये बताया दृढ़ता। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद से चीज़ें बनाते हैं, खुद से माथा लगा करके जो है वो बनाते रहता है कि हमने देखो ये बना दिया, हमने देखा वो बना दिया। तो ज्यामितीय से संबंधित इन्होंने 5 लेवल बताए थे वैन हिले साहब। मैं आशा करता आप लोग बेहतर से बेहतर समझेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा मेहनत सबको मिले, सभी जो है फ़ायदा उठा सके और सीटेट या टेट का एग्ज़ाम पास कर सके। हम इसके बाद जो है गणित के जितने भी नंबरिंग क्वेश्चन है उसको भी लेंगे। आज आपको थ्योरी था तो थ्योरी पे आप लोग बेहतर से बेहतर समझेंगे। कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।